हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और जैसे आप जानते ही हो कि सीरीज़ हमारी चल रही है 8th क्लास से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। उसी में एक और हम जो यूनिट है वो आज करने जा रहे हैं, एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरी लाइफ जब तक हम बायोलॉजी पढ़ते हैं साथ साथ ही चलता है। 8th क्लास के अंदर ये बेसिक रहेगा, तो हम बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं 8th क्लास के अंदर, हम जरूर करेंगे। और होप करेंगे ये क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरह से करोगे और हमारे एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। तो 20 क्वेश्चंस हम करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर विद एक्सप्लेनेशन। कोशिश करूंगा कि आपको बड़े सिंपल तरीके से इनको कराऊं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, साथ मल्टीपल चॉइस भी हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, नोट डाउन भी करें। साथ ही साथ एक और काम करें कि आप अपने जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, अपने ही जो आंसर है इसमें जरूर टिक करें और देखें कि आप कितने मार्क्स स्कोर करते हो। मैं आंसर तो दूंगा, उससे पहले आप इसको आंसर जरूर करें। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, सेकेंड ऑप्शन इज ल्यूइनहॉक, third option is Robert Brown, and the fourth option is Einstein. So which of the following is the correct answer? तो आपको बताना इन चारों में से कौन है। तो टाइम आपको मिलेगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 सेकेंड। ओके, द आंसर इज रॉबर्ट हुक। तो देख रहे हो यहाँ पे, ये रॉबर्ट हुक जो है यही है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, 16th सेंचुरी के अंदर किया था। तो आपको ये आंसर बड़ी बार पेपर में आता है 8th क्लास के अंदर, हु डिस्कवर द सेल। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नो, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड एज। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक नहीं, एक से ज़्यादा सेल से बने हो, ऐसे सेल्स को हम क्या नाम देंगे? अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आप बड़े आराम से इसको चूज़ कर सकते हो, करेक्ट मार्क भी कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ मल्टी सेलुलर, सेकेंड ऑप्शन इज़ यूनिसेलुलर, थर्ड ऑप्शन इज़ प्रोक्रियोटिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ यूक्रियोटिक। तो अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा तो आप बड़े आराम से इसको आंसर कर सकते हो। दैट इज़ द, चलो आपको पहले टाइम दिया जाए, आप अपना इसको आंसर को दें, उसके बाद मैं अपना आंसर दूंगा। टाइम मिल गया आपको। माई आंसर इज ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर मीन्स सेल एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन। सो द आंसर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनि का मीनिंग होता है सिंगल, और प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक जो है यहाँ पे ये नहीं पूछा गया, यहाँ पे सेल के नंबर के बेस पे आंसर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज यूग्लिना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए यूग्लिना क्या है ना। तो जब यूग्लिना आपको डायग्राम आपके दिमाग में होगी तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। यूग्लिना इज डैश। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोक्रियोटिक है, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या है यूग्लिना? एज फार एज यूग्लिना इज कंसर्न, यूग्लिना जो है ये मल्टी सेलुलर तो है नहीं, अगर आपको डायग्राम पता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो साइड में। तो यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक भी ये नहीं है। अगर ये दो नहीं है, इट मीन्स कि ये ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वन सेल ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? The projection that is present in the amoeba helps in movement. ऐसा प्रोजेक्शन, अगर आप फिर से सुनो, एमीबा, तो एमीबा में देखो अगर आपके पास
क्या होती है, प्रोजेक्शंस होती हैं। सो बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं उसकी बॉडी में जो मदद करती हैं इंजेक्शन में, यानी कि कोई भी चीज़ उसको खानी है, लेनी है, इंजेस्ट करनी है तो उसके लिए भी मदद करती हैं। इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और साथ ही साथ उसकी मूवमेंट में भी मदद करती हैं। सो ऐसा जो स्ट्रक्चर होते हैं उसकी बॉडी में उसको क्या नाम दिया गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या बोलते हैं उसको, टाइम लो आप अपना, उसके बाद आंसर दो, फिर मैं भी आपको आंसर दूंगा। क्या इसका आंसर बर्ड हो सकता है? बर्ड आपको पता है कहाँ पे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बर्ड हम यूज़ करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, है ना, जिसमें हम प्रोपोगेशन, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट फ्लैजिला, तो फ्लैजिला कहाँ पे होता है, तो पता ही है फ्लैजिला भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में मदद करता है, लेकिन वो कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के अंदर, है ना। ह्यूमन स्पर्म में भी फ्लैजिला होता है। उसके अलावा सीलिया, सीलिया किसका फीचर है, पैरामीशियम का। तो सीलिया बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं। एंड लास्ट इज सीडोपोडिया। सीडो का मीनिंग होता है फॉल्स और पोडियम होता है फीट, तो फॉल्स फीट। फॉल्स फीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपनी शेप जो होती है वो चेंज करते रहते हैं। तो चारों में से आपको एग्जैक्ट क्या आंसर लगता है, तो इसका आंसर है सीडोपोडिया। सो सीडोपोडिया आर द प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन द अमीबा एंड दैट हेल्प्स इन इंजेक्शन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ द अमीबा। तो दोनों में इसमें मदद करेगा। सो द आंसर इज डी, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं अभी 5वें की तरफ। तो 5th क्वेश्चन इज आपके सामने आ गया। ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो सेल है वो किसको बोला जाता है, कौन है वो? तो ऑप्शंस आर एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एग ऑफ हेन, एग ऑफ स्नेक और नन। तो एग जो है वो अपने आप में एक सेल ही है। तो इनमें से तीनों ऑप्शंस में किसका जो एग होता है सबसे बड़ा होता है, जो जिसका सबसे बड़ा एग होगा उसी का जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे एग ऑफ हैन आपने देखा ही है, साइज़ खाते भी हैन को, एग को। स्नेक जो है उसका एग जो है बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन ऑस्ट्रिच अगर आपने देखा हो, उसका अगर एग देखा हो तो आपको पता होगा, तो आप आंसर दे सकते हो। या फिर इनमें से कोई भी नहीं, अगर आपको लगता कुछ भी नहीं तो आप कोई भी मार्क नहीं कर सकते। सो आप टाइम लो और उसका मार्क करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब मैं आपको आंसर देता हूँ। सो आंसर इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन। समझ आ गई कि यहाँ पे डैश को आपको फिल करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे चारों में से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट लगता है आपको, जो भरेंगे तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि डैश इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो क्या है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स और सिस्टम। तो किसको बोल सकते हैं हम? तो टाइम लो आप, क्या हो सकता है इसका आंसर? ओके, सो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल यहाँ पे अगर हम फिल करते हैं सेल इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो कुछ भी यहाँ पे जचता ही नहीं है और ना ही इसका कोई सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। अगर हम पे लिखते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, वो है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक फेज आती है, एक बोल सकते हो स्ट्रक्चर आता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टम सबसे बड़ा होता है, सिस्टम से नीचे आता है दैट इज ऑर्गन। ऑर्गन जो होते हैं वो किससे बनते हैं? टिश्यू से, और टिश्यू किससे बनता है? सेल से। इट मीन्स सेल के बाद आएगा टिश्यू, और यहाँ पे आंसर भी क्या होगा? टिश्यू। सो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर specific functions. So answer is the B, that is tissue. ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 7th क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे क्वेश्चंस, बड़े सिंपल क्वेश्चंस है क्योंकि 8th में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है सब बच्चे इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। विच सेल ऑर्गेनलीज इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो कौन सा ऐसा सेल के अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनलीज बोला जाता है। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलोगे दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल। इट मीन्स पावर हाउस क्यों बोला? क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करता है, पूरे सेल को एनर्जी देता है, पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एनर्जी उसी से मिल रही है। तो कौन सा सेल ऑर्गेनलीज है? एंड द ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल। तो इनमें से क्या हो सकता है आपका आंसर? टाइम ले सकते हो 3-4 सेकेंड।
ओके, टाइम इज़ ओवर। अब आगे चलते हैं न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस इज़ द हेड ऑफ द सेल। तो ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सेल के ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो इसके अंडर कंट्रोल में होते हैं। इट मीन्स ये आ गया हेड। दूसरी अगर हम बात करें गोल्गी बॉडीज़, तो गोल्गी बॉडी जो होती हैं उनका काम मोस्टली पैकेजिंग का होता है। जैसे हम रैप करना, पैक करना किसी मटेरियल को, प्रोटीन्स को पैक करना किसी भी तरह से। नेक्स्ट आ गया वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स की बात करें तो इनका काम मतलब स्टोरेज करना। कोई गैस वैक्यूल है, कोई फूड वैक्यूल है ना, अलग अलग तरह के, कोई सैप वैक्यूल है। लेकिन अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एग्जैक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल। ओके, और उसी एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आ रहे हैं, हमारा हाफ जो हो रहा है, देखो आप कितने मार्क्स आप अटेन कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स, 8th क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स कैरी डैश दैट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ ट्रेड मीन्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। कहते हैं क्रोमोसोम के अंदर कुछ होता है, पढ़ाया आपने, पढ़ा होगा इसको क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम के अंदर कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफ़र होता है मदर फादर से बच्चों के अंदर, है ना। जैसे हमारे अंदर हमारे करैक्टर्स होते हैं, हमारे बहुत स्पेसिफिक करैक्टर कहते हैं, इसके कर्ली हेयर हैं, इसकी आईज जो हैं ब्राउन कलर की हैं। तो ये करैक्टर कहाँ से आए? सो वी गेट ऑल दिस करैक्टर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। वी इनहेरिट दिस करैक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स। सो कौन सा ऐसा इन चारों में से, ऑप्शन में से एग्जैक्ट आंसर है कि जो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं? अगर हम बात करें न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, क्लोरोप्लास्ट। थर्ड ऑप्शन इज जीन्स। फोर्थ ऑप्शन इज राइबोसोम्स। तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसके अंदर? तो मुझे लगता है आप एग्जैक्ट आंसर दे सकते हो, टाइम ले सकते हो आप, और उसके बाद आंसर दो। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन इज जीन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइबोसोम्स। तो आपको हर एक की नॉलेज होनी चाहिए सेल ऑर्गेनेल की, तभी आप एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे। न्यूक्लियस मैंने अभी भी बोला था, इट इज़ द, बोल सकते हो, हेड ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है? पूरे सेल को कंट्रोल करना, क्योंकि ये बहुत सारी प्रोटीन्स बनाते हैं और वही प्रोटीन जो है सेल को कंट्रोल करती हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो प्लांट के अंदर होता है, ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, खाना बनाने में मदद करेगा। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो होते हैं ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और फ्री फॉर्म में भी होते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन देख सकते हो, सी ऑप्शन जो है जीन्स। सो जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। अब फिर से एक बार देख लेते हैं इनका पूरा जो सीक्वेंस है। जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के अंदर होते हैं, डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होगा इनसाइड द सेल। सो दिस इज द सीक्वेंस। आपको आंसर यहाँ पे जो रखना है वो रखना है जीन्स। सो जीन्स इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पहुँच रहे हम अपने टारगेट की तरफ, 20 क्वेश्चन जो करने हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा वैक्यूल से। तो मैंने हर एक सेल ऑर्गेनेलिज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाए हैं। तो कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है जिसमें हमने क्वेश्चंस नहीं बनाए जो इंपॉर्टेंट आपको आ सकते हैं। वैक्यूल्स इन द प्लांट्स आर डैश देन द एनिमल सेल। तो आपको पता होना चाहिए जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर और जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट किया होगा, ये जरूर करना था अगर आपका पेपर होता है, अगर नहीं है तो लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाएं। वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर और वैक्यूल जो होते हैं एनिमल सेल में बहुत सारा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, उन्हीं में से एक आएगा। अब देखना कि जो प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, या फिर प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, या फिर सेम साइज़ के होते हैं, या फिर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो टेक टाइम, आंसर एग्जैक्ट देना है आपको ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे हैं। ओके, टाइम इज ओवर। फर्स्ट ऑप्शन इज स्मॉल, सेकंड इज लार्ज, थर्ड इज सेम एंड फोर्थ इज नन। तो आपको बता दूं जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका जो वैक्यूल होता है इतना बड़ा होता है कि वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, उसने पूरा सेंटर कवर किया होता है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है किसका, प्लांट सेल का, नॉट प्रेजेंट एग्जैक्टली सेंटर। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनका वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं,
और वो साइड पे होते हैं, इसलिए उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। तो बड़े सारे क्वेश्चन इसमें से भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वैक्यूल इन प्लांट्स आर लार्जर देन द एनिमल सेल्स आया। और इससे एक क्वेश्चन और कर सकते हो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल आर कहाँ पे होता है, सो दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, वेयर एज न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल इज प्रेजेंट इन द सेंटर, तो वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10th क्वेश्चन। तो 50% हमारा पेपर होने जा रहा है अभी। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट आर कॉल्ड, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो जिन बच्चों ने बड़े अटेंटिवली सुना था तो वो 1 सेकंड में आंसर दे देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्रोमोजोम्स। अब सोचो क्रोमोजोम मैंने भी बताया था क्या था, क्लोरोफिल क्या हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या हो सकता है, ऑल द अबव। तो अब तीनों में से आपको, चारों में से क्या ऑप्शन लग सकता है, बिल्कुल सही, टाइम स्टार्ट नो। ओके, टाइम इज ओवर। फर्स्ट क्रोमोजोम्स, तो मैंने बताया था कि क्रोमोजोम क्या होता है। क्रोमोजोम ये कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, और यहाँ पे ही डीएनए होता है, इसके अंदर जीन्स है। तो ये इसका मेन काम होता है हेरिडिटी का, कि जो हमारे करैक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्लोरोफिल, तो मैंने बोला था कि क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और यही क्लोरोफिल है विच इज़ द ग्रीन पिगमेंट विच इज़ ग्रीन इन कलर एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो जो पेड़ खाना बनाते हैं वो इसी की मदद से बनाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये भी एक पिगमेंट होती है, कलरलेस होती है, तो इस यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं है। ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोमोजोम ही नहीं है, तो ये कैसे हो पाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। तो आपके 50% जो क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए। तो अब मैं आपको 10 सेकंड का यहाँ पे पूरा विराम दूंगा, रेस्ट दूंगा। इस 10 सेकंड में आपको अभी जाना है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़े सारे बच्चे जो होते हैं वो पूछते हैं सर कि हमें बार बार अपडेट करो, हमें ये देते रहो आप अपने जितने भी वीडियोज़ होते हैं। तो अगर आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो मुझे बार बार ये भेजनी नहीं पड़ेगी, तो अपने आप ही आपको जैसे सुबह उठोगे ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो टाइम स्टार्ट नो, तो सब्सक्राइब द चैनल। तब तक मैं अगला नेक्स्ट रेस्ट भी करता हूँ, आगे क्वेश्चन भी निकालता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डिस्कशन इज, तो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। सेल वॉल, तो आपको पता ही है कि हमारी जितने भी सेल्स होते हैं तो उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और एक वॉल भी होती है। अब ये इन्होंने बोला कि क्या जो सेल वॉल है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया जो ऑप्शन है उन्हीं में से हमें चूज़ करना है आंसर, ठीक है। फर्स्ट इज प्लांट सेल, सेकेंड इज एनिमल सेल, एमीबा एंड नन ऑफ दिस। सो एनिमल सेल, प्लांट सेल, एमीबा और नन, कौन सा ऑप्शन आपको एग्जैक्ट लगता है। फर्स्ट एनिमल सेल्स, तो आपको पता ही है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर वॉल नहीं होती, उनमें मेम्ब्रेन होती है ना। सेकंड इज प्लांट सेल्स। सो प्लांट सेल जो होता है उसमें आप देखोगे जो हमारा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, सेल्यूलोज होता है इसके अंदर, और इसी के कारण जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है एज कंपेरिजन टू एनिमल सेल्स। सो एनिमल सेल जो होते हैं वो शेप थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइप है, लेकिन एनिमल सेल जो होता है वो ज़्यादा रिजिड होता है एज कंपेरिजन टू प्लांट सेल। सो आंसर इज द प्लांट सेल, एंड एमीबा एंड नन जो है वो आंसर इसके नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेली लाइक, सॉरी यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज। तो जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है किसके बीच में, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है वहाँ पे एक सब्सटेंस होता है जेली लाइक, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। उस फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या ऑल अबव। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन आप टाइम लो, आंसर दो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ।
ओके, फर्स्ट इज अगर हम लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म अगर हम लें तो नाम से पता चलता है न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, सो फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने न्यूक्लियस के बाहर का पूछा है। सेकंड अगर हम लेते हैं दैट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है सबको अगर ऐड ऑन कर दिया जाए तो वो जो बनेगा उसको हम बोलते हो प्रोटोप्लाज्म। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें दैट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मीन्स एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो फिर से देख लें, हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड हैं, साइटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच जो जगह है वहाँ पे जितना भी फ्लूइड है उसको बोलते हो दैट इज साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के अंदर जितने भी फ्लूइड है हम उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को ऐड कर दें तो प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म कोई थर्ड फ्लूइड नहीं है, इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर दें 1 + 1 तो बन जाता है हमारा दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ऐसा प्रोटोप्लाज्म जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उनके अंदर कभी भी न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं होते हैं। ओके, सो वहाँ पे एक जनरल टर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन सी स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड नेम दैट स्मॉल बॉडी। तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या? साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। तो अब बड़े सारे स्ट्रक्चर बच्चे उनको दिमाग में होगा क्रोमोसोम्स, कई बच्चे बोलेंगे भाई गोल्गी बॉडीज़ क्योंकि गोल गोल है तो यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है स्फेरिकल मीन्स गोल गोल और यहाँ पे भी गोल्गी बॉडीज़ आ रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर इज टेक टाइम, फर्स्ट ऑप्शन साइटोप्लाज्म नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्लूइड है और ये न्यूक्लियस के बाहर है। गोल्गी बॉडीज़ नहीं हो सकती क्योंकि ये भी जो है स्ट्रक्चर्स हैं ये भी आउटसाइड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। न्यूक्लियोलस, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, दीज आर द स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस बट इट इज़ नॉट ए स्फेरिकल बॉडी, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास। ओके, सो दिस इज द 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all organisms other than bacteria and blue green algae are dash। कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया को छोड़ दें या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दें तो वो क्या हैं? प्रोक्रियोट्स हैं या प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूक्रियोट या फिर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर वो बोथ प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक हैं, या फिर कुछ भी नहीं है। आपको आंसर देना है, टेक टाइम। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मैंने पहले बताया, अगर शॉर्ट में बताया जाए आपको क्लास के अंदर किया होगा, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये बोल सकते हो कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स आ गए, यहाँ से हमारी एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है, रैट, कैट, डॉग, यूग्लिना, ये सब जो हैं अमीबा, ये सब क्या हैं? ये यूकैरियोटिक है क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सब होते हैं, इनका सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। तो ये एडवांस टाइप के सेल्स हो गए, बोथ यानी कि दोनों, और नन मीन्स कुछ भी नहीं। तो आंसर इज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्योंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ आर द प्रोकैरियोट्स, ये सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और यहाँ से ही हमारी जो एवोल्यूशन थी स्टार्ट हुई है, यहीं से हम आगे की तरफ इवॉल्व हुए हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म यहीं से इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ए सेल दैट कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट मैसेजेस या मैसेजेस। सो अगर हम बात करें एक ऐसा सेल, क्योंकि सेल हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल हैं, कुछ सेल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आपको प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, कुछ सेल एनर्जी प्रोड्यूस, अलग अलग तरह के सेल के फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि एक ऐसा सेल जिसका काम है मैसेजेस लेना और मैसेज को ट्रांसमिट करना आगे की तरफ। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, तो ये भी एक तरह का मैसेज है। तो इस मैसेज को कौन से सेल पास ऑन करते हैं आगे? तो कहते हैं क्या ये न्यूरॉन है,
क्या ये स्किन सेल हैं, क्या ये कोन सेल्स हैं, क्या ये रॉड सेल हैं? तो क्या आंसर हो सकता है? तो बता सकते हो आप, 2-3 सेकंड तक आप ले सकते हो टाइम। ओके, सो अगर हम बात करें रॉड सेल एंड कोन सेल, बोथ आर द, कौन से सेल हैं ये आपके आइज़ के अंदर होते हैं। ओके, इनका काम होता है जो भी लाइट आप देख पाते हो या फिर आप कलर देख पाते हो, उन चीज़ों को ये क्या कहते हैं, दे आर सेंसिटिव टू लाइट एज वेल एज कलर्स। अगर हम बात करें स्किन सेल, तो ये स्किन सेल्स हैं। और अगर हम बात करें न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन कौन है? These cells are the exact answer. Neurons are the cell that receive and transmit the messages, and it is a part of the nervous system. ओके, सो यही है जो हमारे पूरी बॉडी का चलाते हैं, संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। तो बिल्कुल थोड़े से 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसके बाद हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है? तो मैंने पहले बोला था कि हर सेल ऑर्गेनेलिज को देखेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जिसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग? क्या है वो? तो सुसाइडल बैग मीन्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज जो क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर उसमें डाल दी जाए तो उसके पास ऐसे खतरनाक एंजाइम्स होते हैं कि उसको वो ख़त्म कर सकता है, और जब वो खुद डीजनरेट हो जाएगा तो उसके अपने ही एंजाइम उसको भी डीजनरेट कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। सो द एग्जैक्ट आंसर इज लाइसोसोम्स। तो जिन बच्चों ने लाइसोसोम पे टिक लगाया तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज विच सेल ऑर्गेनेलिज इज किचन ऑफ द सेल हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इन द प्लांट्स। अब ये प्लांट्स पे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर हमने बोला पावर हाउस भी है, हमने बोला वहाँ पे हमने सुसाइडल बैग भी रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज भी होते हैं जिसको किचन माना जाता है। क्यों? क्योंकि किचन के अंदर खाना बनता है, और ये जो है किचन, जिस तरह से किचन के अंदर खाना बनता है वैसे ही सेल के अंदर भी खाना बनेगा, और ये मदद करेगा खाना बनाने में। सो दीज आर द सेल ऑर्गेनेलिज दैट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, एंड दैट सेल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स ओनली। सो ऑप्शंस आर क्रोमोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि और सब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ज़्यादातर। सो क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन द प्लांट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, और ये हमारे पास नहीं है। अगर आज हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट हो जाए तो हो सकता है हम भी खाना बनाना शुरू करें। सिर्फ हमें धूप में बैठना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी, हम खाना बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या हैं, एनिमल्स, और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एंड द 18th क्वेश्चन इज, अब 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 18th क्वेश्चन? सो 18th क्वेश्चन इज डैश हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल। कौन है इनमें से जो मदद करता है, किसके लिए मदद करता है ऑक्सीजन को लंग से उठा के सेल तक पहुंचाने के लिए? WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स पार्ट ऑफ द ब्लड, एंड प्लाज्मा इट इज़ ए फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? एग्जैक्ट आंसर इज द राइट ब्लड सेल्स, क्योंकि WBC जो है वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का आर्मी है जो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग में मदद करते हैं। प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड है जिसमें सारे मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जैक्ट आंसर इज द रेड ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस इज डैश ऑर्गेनिज्म। तो वायरस का नाम सुना ही है आपने, तो वायरस कौन सा ऑर्गेनिज्म है? सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और ए सेलुलर? सो द एग्जैक्ट आंसर इज द ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाई ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? बिलो द लेवल ऑफ द सेल, यानी कि अब आपने कोविड-19 में देखा ही होगा कि जो वायरस था वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था,
क्यों? क्योंकि वायरस एक इतना खतरनाक ऑर्गेनिज्म है जिसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाना बड़ा ही मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं। इसके पास सिर्फ एक प्रोटीन की कोट होता है जो बाहर एनवेलप, और अंदर इसके एक आरएनए या डीएनए होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ जिसके पास कोई सेल ऑर्गेनेलिस ही नहीं है तो हम उसको सेल कैसे मान सकते हैं? क्योंकि सेल की डेफिनेशन है कि उसके पास सेल ऑर्गेनेलिस भी होने चाहिए, न्यूक्लियस भी होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। तो ये सब फीचर होने चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी वायरस के पास नहीं है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहाँ फिर बोल सकते हैं इट इज़ ए बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मीन्स ये एक बॉर्डर पे है, इस साइड नॉन लिविंग, इस साइड लिविंग। जब ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये लिविंग होगा, और जब ये बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता, आउटसाइड द बॉडी होता है, ये एक इनर्ट पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए सबसे खतरनाक ऑर्गेनिज्म की लिस्ट के अंदर वायरस जो है सबसे नंबर 1 पे आता है। इसी कारण आप खुद सोचो पिछले 3 साल से कितना हम सफ़र कर रहे हैं। तो ये अपनी शेप भी चेंज करता है। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे हम वायरस पे, जिसको आपको पूरा स्ट्रक्चर भी बताएंगे। सो दिस इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो आपको थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, वो आपने खुद आंसर देना है। हो सके तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या है? वाई इन केस ऑफ प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर। यानी कि जो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो जो उसका न्यूक्लियस होता है वो कभी भी सेंटर में नहीं होता। तो उसका क्या कारण हो सकता है? ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 20 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और होप करेंगे कि इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे, आएंगे, और आप अच्छे मार्क्स भी अटेन करेंगे। तो इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।